Hello, good morning student. Myself VK Maurya. Today we discuss about genetic disorder or our gene disorder sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है. You know that the shape of RBC is rounded, but these shape are become change into sickle shape. यानी आरबीसी का जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है और यह आरबीसी का शेप जब राउंड शेप से सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है तो आरबीसी सेल्स में जो पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन सबस्टेंस होते हैं उसका अमाउंट घटने लगता है और जब उसका अमाउंट यानी हीमोग्लोबिन घटने लगती है क्योंकि शेप जब उसका चेंज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम चेंज होने से जो ऐसे आप देख सकते हैं कि राउंड शेप है, ये राउंड शेप है तो इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और ये सिकल शेप हो गया तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का कम हो जाएगा जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आरबीसी का शेप राउंड से सिकल लाइक यानी हंसियाकार हो जाता है. यह एक प्रकार का जीन डिसऑर्डर डिजीज होती है. ये कैसी डिजीज होती है, जीन डिसऑर्डर डिजीज होती है और इस जीन के जो इस शेप यानी आरबीसी के शेप को डिटरमाइंड करने वाले ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के कारण ये डिजीज होती है. ये डिजीज किससे होती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के कारण होती है और यह डिजीज कंट्रोल्ड की जाती है सिंगल पेयर ऑफ एलील्स के द्वारा. यह डिजीज किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, सिंगल पेयर ऑफ एलील्स के द्वारा ये डिजीज क्या होती है, कंट्रोल की जाती है. उस एलील्स को नॉर्मल कंडीशन में हम HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. अगर यही एलील्स सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के द्वारा कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में उस एलील का जो फिनोटिपिक स्ट्रक्चर हो जाएगा वो HbS में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम अफेक्टेड एलील्स कहेंगे और अफेक्टेड एलील्स की वजह से ही जो आरबीसी राउंड शेप से किस शेप में हो जाएगा, सिकल शेप में हो जाएगा. तो इस प्रकार से ये डिजीज एराइज होती है. तो हम ये कह सकते हैं द डिफेक्ट इज काज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड. हम जानते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी ये है, अगर आरबीसी ये है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है. क्या होता है, हीमोग्लोबिन भरा होता है और हीमोग्लोबिन Fe डबल पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन से के द्वारा 4 प्रोफाइलिंग रिंग जुड़ी होती है. सपोज करिए कि ये 4 प्रोफाइलिंग रिंग है. ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है. इस प्रकार से इसमें होता है हीमोग्लोबिन प्रोफाइलिंग रिंग, ठीक है. तो इसमें 4 रिंग होती है जो सेंट्रल मेटल Fe आयन से हमारे ब्लड हीमोग्लोबिन से जुड़े होते हैं इस प्रकार से. तो इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं. क्या होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं. लाइक दैट ये अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है और ये क्या होता है, बीटा चेन, ठीक है. तो इस अल्फा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, ये अल्फा चेन की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वह अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है और अल्फा चेन में अल्फा
chain contain 146 एमिनो एसिड। अल्फा चेन में 146 अमीनो एसिड होती हैं और ये जो 146 अमीनो एसिड होती हैं तो उस एमिनो एसिड के फर्स्ट स्टेज पर, उसके पहले स्थान पे, मान लीजिए कि ये एमिनो एसिड की चेन है जो बीटा चेन है, इसको हम बीटा चेन कहते हैं। तो ये जो बीटा चेन है टोटल 146 एमिनो एसिड से मिलकर क्या होती हैं, बनी होती है। कितने, 146। ठीक है, तो अब इसमें जो हर एक एमिनो एसिड होती है, तो अगर हम पहली एमिनो एसिड को पोजीशन फर्स्ट माने, फिर दूसरी जुड़ी होगी, फिर तीसरी जुड़ी होगी, फिर चौथी जुड़ी होगी, फिर इसके बाद पांचवी जुड़ी होगी और छठी जुड़ी होगी। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड की जो श्रृंखला होती है वो हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को बनाती हैं। तो जो पहले स्थान पर एमिनो एसिड जुड़ी होती है तो वह एमिनो एसिड नॉर्मल कंडीशन में वैलीन होती है। क्या होती है, वैलीन। ठीक है, और छठवें पर जो ये एमिनो एसिड होती उसको हम कहते हैं ग्लूटामीन। तो वह एमिनो एसिड जो होती है ग्लूटामीन होती है, ग्लूटामीन। किसी कारणवश जो एमिनो एसिड ये वैलीन होती है और ये ग्लूटामीन होती है, तो जो ये आरबीसी के शेप को कंट्रोल करने वाले जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं, जो एलील्स होते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। तो इस 6 स्थान पे ग्लूटामीन जो होती है, इस ग्लूटामीन एमिनो एसिड हट जाती है और ग्लूटामीन का स्थान वैलीन ले लेती है। कि कौन ले लेती है, वैलीन एमिनो एसिड ले लेती है। और जब वैलीन एमिनो एसिड इस शेप को ले लेती है तो 6 पोजीशन पर भी उस चेन में वैलीन हो जाती है और पहले पोजीशन पर भी वैलीन हो जाती है। और ये दोनों वैलीन आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, तो जिस प्रकार से ये चेन सीधी थी, अब ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे, तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो चेन बेंड हो जाती है। और चेन जब बेंड होती है तो इसलिए यह चेन किस साइज की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। और जब चेन सिकल शेप की हो जाती है, जिसकी वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल सेल हो जाता है, और सिकल सेल होने की वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है, ठीक है ना, ये स्पेशल काइंड के डिफेक्ट के काज होने से होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं द डिफेक्ट इज काज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं द डिफेक्ट इज काज्ड बाय caused by the substitution of glutamic acid बाई वैलीन। किसके द्वारा, वैलीन के द्वारा। तो वैलीन एमिनो एसिड के द्वारा, यानी इसको हम ग्लूटामिक एसिड को हम GLU से डिनोट करते हैं और वैलीन को VAL से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ कह सकते हैं
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नॉर्मल कंडीशन का हम एक दिखाते हैं और दूसरा अफेक्टेड कंडीशन का दिखाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल का जो जीन होता है वो HbA होता है और सिकल सेल का जो एलील्स होता है उसको हम ठीक है, तो ये सिकल सेल और सिकल सेल्स का जो एलील होता है उसको हम HbS से डिनोट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो जीन होते हैं वो जीन किस रूप में होंगे, यहाँ पे जो जीन होते हैं वो जीन GAG, ठीक है, और CTC, ये दोनों जो है एलील्स होते हैं। ये एलील्स क्या करते हैं कि मैसेंजर RNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैसेंजर RNA। ऐसे आप देख सकते हैं ये बनाते हैं mRNA, तो ये mRNA GAG होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, किसको बनाता है? ये बनाता है ग्लूटामिक, या हम कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड को। तो ये नॉर्मल में क्या बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। ये किसको बनाते हैं? ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड को बनाते हैं, यानी उस बीटा चेन के 6 वाले पोजीशन के ग्लूटामिक एसिड को बनाते हैं। यानी पहले पे वैलीन होगा, दूसरे पर क्या होगा? हिस्टामिन होगा, फिर तीसरे पे ल्यूसीन होगा, थ्रियोनिन होगा, प्रोनिन होगा, ठीक है, और छठे पर क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड। तो इस ग्लूटामिक एसिड को ये GA जीन बनाते हैं, ठीक है। अब जब सिकल सेल हो जाता है, एलील्स में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या होता है? शुरू में GTG हो जाता है, ठीक है। ये सिकल सेल का जो जीन है, जैसे मान लीजिए जीन में डिफेक्ट हो गया तो इसमें GTG यानी A के स्थान पर T आ जाता है और यहाँ पर CAC हो जाता है। यानी इस A का स्थान, जो A का स्थान है, यहाँ पर देख रहे A के स्थान पे T आ जाता है और इस T के स्थान पर A आ जाता है, ठीक है। तो यही क्या है? एक जीन के सब्स्टिट्यूशन होने से, यानी A का प्लेस T ले लिया, यानी A बेस का प्लेस कौन ले लिया? T ले लिया, और T का प्लेस A ले लिया, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके वजह से जो मैसेंजर RNA बनते हैं mRNA, तो मैसेंजर RNA बनते हैं वो GUG हो जाता है। मैसेंजर RNA क्या हो जाते हैं? GUG। और ये GUG किसको बनाते हैं? जो 6 पोजीशन पे यहाँ ग्लूटामिक एसिड बनी है, वही 6 पोजीशन पर क्या बनाते हैं? वैलीन को बनाते हैं। वो क्या बना देते हैं? वैलीन को बना देते हैं। किस पोजीशन पर? उस चेन के 6 पोजीशन पे। मान लीजिए एक चेन है, ये दूसरी वाली है, तो 6 पोजीशन पर वैलीन को बना देते हैं। और जो पहली पोजीशन होती है, यहाँ पर पहले ही क्या होती है? वैलीन होती है। और ये वैलीन दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे, यानी पहला वाला पोजीशन, यानी ये है, अगर हम इसे दिखाएं
तो ये पहला पोजीशन है और ये 6 पोजीशन है। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे घूम के ही जुड़ेंगे, तो जिसकी वजह से आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। और इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द डिफेक्ट इज caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globulin chain of the hemoglobin molecules। ठीक है। अब दूसरा हम कह सकते हैं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट the 6th codon of the beta globulin gene from GAG to GUG। यानी ये जो एक कोडान यहाँ पर चेंज हुआ है, एक कोडान चेंज हुआ है, तो यही कोडान यहाँ पर चेंज हुआ है कि जो GAG है यह चेंज हो जाता है, किसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है कि GUG में। तो ए किसमें कन्वर्ट हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यू में कन्वर्ट हो गया। और जिसके वजह से ये वैलीन बन जाती है 6 पोजीशन पर, और उसका चेंज यानी उस जो ग्लोबुलिन प्रोटीन का जो चेन होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और इसी डिजीज को हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमिनो एसिड इन ग्लोबुलिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल जीन बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th codon ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन जीन फ्रॉम GAG, किससे, फ्रॉम GAG टू GUG, किसमें चेंज हो जाएगा, GAG। यानी हमें कह सकते हैं GAG टू GUG में, which causes molecules undergo polymerization, and जब पॉलीमराइजेशन में जाते हैं अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the changing in the shape of RBC from, अब जिससे के कारण RBC का शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। और ये डिस्क चेंज हो जाती है किसमें, इलांगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या होती हैं, एराइज होती हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में। तो आगे हम पढ़ेंगे फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है। तो फेनिल कीटोन्यूरिया क्या है, फेनिल कीटोन्यूरिया जो है यह इनबॉर्न जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया क्या होता है, एक दूसरी डिजीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कैसा होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं इसमें। ये कैसी डिजीज होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए ये डिजीज क्या होती हैं, मानी जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में फेनिल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम
फेनिल एलामीन हाइड्रॉक्सिलेज नहीं पाया जाता है, जिसके कारण फेनिल एलिलीन जो है जमा हो जाता है बॉडी में, उसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, और फेनिल जो है पायरुविक एसिड तथा अदर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ब्रेन में इसके जमा होने से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, किडनी पुअर हो जाती है, ठीक है ना, और जो यूरिन का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही पुअर हो जाता है। तो इस प्रकार की डिजीज को हम क्या कहते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इट इज ए इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज as autosomal recessive trait, inherited disease, the affected individuals में जो इंडिविजुअल्स इस डिजीज से इफेक्टेड होता है उसमें फेनिल एलेलीन को टायरोसिन में बदला जाता है, ठीक है ना। अब इस टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको हम कहते हैं फेनिल एलेनीन हाइड्रॉक्सिलेज। अब ये किसी जीन में परिवर्तन के कारण फेनिल एलेनीन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम नहीं बनती है, और नहीं बनने की वजह से जो फेनिल एलेनीन टायरोसिन में बदलता है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, और जब टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो फेनिल एलिलीन जो है फेनिल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, और ये फेनिल पायरुविक एसिड क्या करती है कि ये स्टोर होने लगते हैं, या फेनिल एलिलीन का जो अमाउंट होता है स्टोर होने लगता है, जो ब्रेन में जमा होने से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, किडनी और किडनी के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पुअर हो जाता है, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, फेनिल कीटोन्यूरिया डिजीज के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको ये पता चला होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट डे वी डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तब तक के लिए नमस्कार।